हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 17 जुलाई 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड 16 जुलाई की भी हम देखेंगे। कल मैं नहीं डिस्कस कर पाई थी, इट वाज अ वेरी हैक्टिक डे फॉर मी। और तो अभी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो भी ब्रीफली डिस्कशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। एंड सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू दानिश सिद्दीकी। तो दानिश सिद्दीकी वॉज इन न्यूज़, क्यों न्यूज़ में थे? बिकॉज एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इंडिया के जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ। ही हैज़ बीन असैसिनेटेड इन अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो तालिबान के द्वारा इनको असैसिनेट किया गया और इनकी हत्या कर दी गई। सो वाइल कवरिंग क्लैशेस बिटवीन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द तालिबान, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? स्पिन बोल्डक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधार प्रोविंस नियर अफगानिस्तान बॉर्डर विद पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे 38 ईयर्स ओल्ड हैं ये। एंड इनको जो था पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। पुलित्ज़र प्राइज़ क्यों मिला था? इन्होंने जो रोहिंग्या फुटेज थी उसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ है, यूएस देता है, 1917 से वो स्टार्ट हुआ था और जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में दिया जाता है मेनली वो आप बता सकते हो। सो ये इनकी फाइनल असाइनमेंट है। यहाँ पे ये है अपना कैमरा के साथ और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये अफगान फोर्सेज है। ये एक क्या कर रही है? सर्चिंग अ हाउस इन कंधार ऑन जुलाई 12। तो ये इनका लास्ट असाइनमेंट, लास्ट फोटो था ये, इनकी फोटोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, घानी स्लैम्स पाकिस्तान फॉर अफगान क्राइसिस नॉट फेयर रिटॉर्ट्स इमरान, ठीक है। तो यहाँ पे जो ताशकंद समिट हुई थी, ताशकंद आपको पता है कहाँ की कैपिटल है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की। जयशंकर अटैक्स फॉर द ब्लॉकिंग एक्सेस टू अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे जो था ये बोला गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ही वाज लिस्टिंग अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अशरफ घानी को, और इन्होंने ये बोला कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो किसको सपोर्ट कर रही है? तालिबान को। अब क्योंकि यहाँ पे देखो अफ़गानिस्तान में इतने ज़्यादा अटैक तालिबान के द्वारा हो रहे हैं और ये जो दानिश सिद्दीकी है इनकी भी डेथ हो गई, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो यहाँ पे तालिबान के फोर्सेज हैं उनको भी क्या करें, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको हॉस्पिटलिटी ये सब उनकी कर रहे हैं, है ना, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट और ये सब भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है इसको डिनाई कर रहा है। देन यहाँ पे है रिकंसीडर इवन सिंबॉलिक कांवर यात्रा सुप्रीम कोर्ट टू यूपी गवर्नमेंट। तो कांवर जो संघ है उनसे भी कांटेक्ट किया गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने तो पूरी तरीके से ये बोला कि हमारे जो सिटीजनरी है उनकी जो लाइफ है उसके साथ हम नहीं खेल सकते। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि आप रिकंसीडर करो इवन अलाउइंग अ सिंबॉलिक फिजिकल कांवर यात्रा गिवन द फियर ऑफ अ थर्ड कोविड-19 वेव, ठीक है। तो हेल्थ ऑफ द सिटीजनरी ऑफ इंडिया एंड देयर राइट टू लाइफ आर पैरामाउंट। बाकी के जितने भी सेंटिमेंट्स हैं रिलीजियस आर सबसर्वियंट टू दिस मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो फंडामेंटल राइट है ये सिक्योर हो कि राइट टू क्या, हेल्थ। इसको देखते हुए आप एक बार सिंबॉलिक जेस्चर जो है, फिजिकल सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू आप कांवर यात्रा कर सकते हो। इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस टू टीच इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो 14 जो इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे वहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की जाएगी। इवन टेक्निकल एजुकेशन की, टेक्निकल लाइक बीटेक, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है इन्होंने कलेक्टिवली एडमिट किया है 1000 स्टूडेंट को जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें, और रीजनल लैंग्वेजेस में जो न्यू एकेडमिक ईयर होगा तो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। 4 जो है उत्तर प्रदेश से हैं, 2 राजस्थान से हैं, एक मध्य प्रदेश से है एंड उत्तराखंड से है। विल टीच इन हिंदी। बाकी के जो कॉलेजेस होंगे, आंध्र प्रदेश के कॉलेज, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के, तो ये प्रोग्राम ऑफर करेंगे तेलुगु, मराठी, बंगाली और तमिल में। फिर टेक्निकल एजुकेशन जो रेगुलेटर है उनका ये अप्रूवल आ गया इन सारी सेलेक्टेड ब्रांच को, कंप्यूटर साइंस भी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे 11 लैंग्वेजेस में क्या चलेगा, बीटेक के लिए भी प्रोग्राम चलेगा, हिंदी, मराठी, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस में। और ये भी बोला गया था ना, एनईपी जो हमारी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें ये था कि एजुकेशन को मतलब एक मदर टंग तो होनी ही चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदी विश्वविद्यालय है, तमिलनाडु अन्ना यूनिवर्सिटी, इन्होंने पहले ही प्रीवियसली ये सब कदम उठा चुके हैं। और जो प्रॉब्लम हो रही थी वो किस में हो रही थी, टेक्निकल एजुकेशन में, है ना, कि वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी AICTE जो है हिंदी में भी ट्रांसलेशन उसका कर रही है, ठीक है। सो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू
और देख लेते हैं क्या है न्यूज़ इम्पॉर्टेंट। गंभीर फाउंडेशन 2 आप MLS फेज एक्शन बाय ड्रग कंट्रोल्स डिपार्टमेंट। नोएडा डीएम पार्ट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स बैडमिंटन स्क्वाड। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली ऐसे कौन से डीएम थे जो उन्होंने पैरा बैडमिंटन मतलब जो स्पेशली एबल्ड लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिस उनको बोला जाता है पैरा ओलंपिक या फिर पैरा बैडमिंटन, है ना, जो कुछ ना कुछ मतलब उनको कुछ होगा डिसफॉर्मिटी। तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट हैं सुहास LY विल बी रिप्रेजेंटिंग इन इंडिया इन द टोक्यो पैरालंपिक्स बीइंग हेल्ड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस जो बाय प्राइड कोटा है इन द मेंस सिंगल कैटेगरी पैरा बैडमिंटन, ये मिला है अपकमिंग इवेंट के लिए सिंगल कैटेगरी में, मेंस सिंगल कैटेगरी, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़, प्री हिस्टोरिक साइट इन फरीदाबाद कुड बी अ लाख ईयर्स ओल्ड से आर्कियोलॉजिस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी कंडक्ट हुई है और क्या है कि केव पेंटिंग्स डिस्कवर हुई हैं एट साइट रिसेंटली। कहाँ पे डिस्कवर हुई हैं? देखो फरीदाबाद में एक जगह है, उसका नाम क्या है, फरीदाबाद में मंगार बानी, ठीक है। मंगार बानी एक प्लेस है, हिल फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे बहुत ईयर ओल्ड केव पेंटिंग्स मिली हैं, लेकिन ये बोला है कि ऐसा लग रहा है मतलब 8 to 9 सेंचुरी AD की हैं। एंड इट कैन बी सेड दैट इट मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट पैलियोलिथिक साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर स्टोन एज टूल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम डिफरेंट ओपन एयर साइट्स, ओके, एज वेल एज द रॉक शेल्टर्स। तो जो हमारा जो ऑफिशियल्स हैं, इनका ये कहना है कि हम क्या करेंगे, जो मंगरबानी फॉरेस्ट हैं उनको हम प्रोटेक्शन देंगे, किसके अंतर्गत, एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1964, बिकॉज यहाँ पे स्टोन एज की लार्ज नंबर में प्रेजेंस है साइट्स की। जितने भी स्टोन एज के जो साइट्स हैं, केव पेंटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं पैलियोलिथिक एज की, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन करना इसका बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट टाइम दैट अ प्री हिस्टोरिक साइट विद केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट ऑफ अ लार्ज मैग्नीट्यूड हैज़ बीन फाउंड इन हरियाणा। तो टूल्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज हैव बीन आइडेंटिफाइड अर्लियर, ठीक है। सबसे पहले जो टूल्स थे पैलियोलिथिक एज के वो अरावली हिल्स के पास में पाए गए थे, और अभी ये यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मिलना एक मतलब काफ़ी यूनिक है हरियाणा से जो मिल रहे हैं। और ये भी बोला गया साथ में जो मंगरबानी फॉरेस्ट है इसको क्या बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डेवलप किया जाएगा एज अ प्री हिस्टोरिक इको फॉरेस्ट, ठीक है, प्री हिस्टोरिक इको फॉरेस्ट के रूप में। एंड दिस ऑल्सो अंडरस्कोर्स द नीड टू कीप सच पॉकेट्स इन NCR एरियाज आउट ऑफ रीच ऑफ द लैंड शार्क्स एंड अनमाइंडफुल डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है फरीदाबाद प्री हिस्टोरिक। देन भीमबेटका के बारे में भी आप बताना। इट्स लाइक बिकॉज जो केव पेंटिंग्स हैं इसको कंपेयर भी किया गया था, जो वर्ल्ड की फेमस भीमबेटका केव पेंटिंग है ना। तो आप बताना मुझे कि ये कहाँ पे हैं, या फिर आप अपने एक बार भीमबेटका के बारे में आप ज़रूर स्टडी करना। और देन यहाँ पे है सेंटर हैज सेंट 3 एडवाइजरीज ऑन सेक्शन 66A ऑल प्रॉम्प्टेड बाय पिटिशंस। अभी देखो क्या है, 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने 60 जो सेक्शन 66A था IT एक्ट का उसको स्ट्रक डाउन कर लिया था। और उसके बाद भी उनके स्ट्रक डाउन करने के बाद भी क्या है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ अथॉरिटी के द्वारा हो रहा है। बहुत सारी जो पुलिस है या फिर बहुत कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अभी सेंटर ने वेंसडे को ये बोला, सारे स्टेट को ये लिखा कि आप क्या करो, जो भी केस रजिस्टर हुए हैं पहले तो उनको विड्रॉ करो सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। और या फिर अगर कोई केस फाइल हुआ है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, बिकॉज ये अभी इसकी वैलिडिटी नहीं है, ये समाप्त हो गया है। और स्टेट्स को पहले भी रिमाइंड करा जा चुका है। और अभी भी आप जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आप एडहर करो। और इन एनी केस हैज़ बीन बुक्ड इन योर स्टेट इन दिस सेक्शन इट शुड बी इमीडिएटली विदड्रॉन। अगर कोई भी होता है सेक्शन के अंतर्गत अरेस्ट, तो उसको इमीडिएटली विदड्रॉन करना चाहिए। इसमें क्या था, मतलब मेनली फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा था, क्योंकि अगर कोई कुछ पोस्ट भी कर रहा है या फिर कुछ भी है तो वो क्या था, उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो सेक्शन 66 अंटिल परमिशन इज टेकन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर। तो ये सब है। और एवरी पार्टी हैज़ राइट टू एक्सपेंड बेस। तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 और लैंड ऑफ फुल अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे जो कुछ सेक्टर्स हैं, हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स, उसके बारे में भी है थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है। प्रायोरिटी सेक्टर टूरिज्म, हेल्थ केयर, IT एंड ITEs ना, टेक्सटाइल अपैरल्स, तो ये सब है।
एक बार देख लो आप, झारखंड से जो लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर कंसर्न ओवर कोविड कर्व्स इन 6 स्टेट, सीएम सीक्स मोर वैक्सीन। अभी वैक्सीन आज भी मैं मतलब वीडियो सुबह इसलिए नहीं बना पाई, मैं वैक्सीनेशन के लिए गए थे, क्योंकि अब ये सोचा मैंने कि मतलब पोर्टल पे तो अपडेट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो वॉक इन एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन है तो वॉक इन हो जाएगा, बट थी नहीं। ठीक है, जो 18+ वाले हैं उनके लिए वैक्सीन जो थी यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो अब देखते हैं कब लगेगी, मतलब पहली डोज नहीं लगी है अभी मुझे तो। सो फिल्म मेकर एंड कार्टूनिस्ट गौतम बेनेगल डाइज एट 55। तो गौतम बेनेगल डाइज एट 55, और ये कौन थे? फिल्म मेकर एंड कार्टूनिस्ट। ठीक है, तो ये है एंड कार्डियक अरेस्ट से। ही वॉज 55, बॉर्न इन कैलकाटा। और जो था मतलब इन्होंने यंग एज से ही ये जो इलिस्ट्रेशन थे, और गबूस गाबा एक पोयम भी थी, बुक थी है ना अरुण डे की, तो उस पर भी इन्होंने क्या किए थे, जो कॉपी थी मतलब अपने पब्लिश किए थे काफ़ी सारे जो हैं। यहाँ पे जो दूसरे हैं, 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर सुरेखा सीकरी डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, है ना। ये दादी शाह के रूप में आपने देखा होगा, जो वो आता था, बाल क्या था वो सीरियल, बालिका वधू, है ना, बालिका वधू। सुरेखा सीकरी द फेवरेट ऑन स्क्रीन ग्रैंड मदर फॉर मैनी मिलेनियल्स एंड जेंडर्स। हर रिडेंशन ऑफ दादी सा इज द टीवी शो बालिका वधू 2008 से 2016 तक जो चला, एंड लेटर एज अम्मा इन बधाई हो रिमाइंडेड मैनी यंगस्टर ऑफ देयर ओन मैट्रियार्क्स बैक होम। तो सबकी दादी सा के तरह ही काम करी और मैट्रियार्की के रूप में एक तरीके से पार्टिसिपेट किया। The silent crisis. COVID highlights vulnerability of migrant workers. Government must recognize right to social security. कोविड, ये देखो रवि श्रीवास्तव ने आर्टिकल लिखा है, एंड राइटर इज अ डायरेक्टर सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ NCEUS। तो कोविड से रिलेटेड आर्टिकल है जो मुझे नहीं डिस्कस करने का मन करता है, एक बार आप खुद भी देख सकते हो, बट ब्रीफली मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ यहाँ पे क्या था। ये बात कर रहे हैं किस चीज़ की, माइग्रेंट वर्कर्स की, है ना। माइग्रेंट्स क्राइसिस जो था सेकेंड वेव के बाद, आपने नहीं सुना होगा। पहली वेव में हमको क्या देखने को मिला था, लोग घरों को जा रहे थे, और ऐसी ऐसी तस्वीरें थी कि अपने मतलब बिना स्लीपर के हैं, कोई अपने फादर को पूरा साइकिल में बिठा के कहीं से कहाँ ले जा रहा है, इतने किलोमीटर चल के, है ना, इस तरीके की थी। बच्चे ले जा रहे हैं अपने माता पिता को, तो ये सब फुटेज थी। अभी सेकेंड वेव में ऐसा कुछ देखने को मिला, ज़्यादा नहीं मिला, साइलेंट वन ये था। और ये बोल रहे हैं कि लेकिन फिर भी क्या था, वाइल इट वॉज पार्टली मॉडरेटेड बाई दी कंटिन्यूड ऑपरेशन, है थोड़ा बहुत मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो था ही, और बहुत सारे माइग्रेंट्स को इस बार अफेक्ट नहीं किया। इट ऑल्सो केम ऑन द बैक ऑफ द फर्स्ट क्राइसिस वेयर द सेम वर्कर्स हु हैव सफर्ड सिंस द इनिशियल लॉकडाउन वर कन्फ्रंटेड विद अ सेकेंड स्पेल ऑफ डिस्ट्रेस, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। और ये था कि जो रिकरेंट क्राइसिस था, ये सारे जो वास्ट मेजॉरिटी है मेनली कौन, जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है ना, जो बहुत ज़्यादा डीपली जो क्या हुए, ग्रेटली डिपेंड बाय द पैंडमिक एंड पॉलिसीज दैट हैव फॉलोड इट। जून 19 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक जजमेंट डिलीवर किया, जो भी माइग्रेंट लेबर है उनकी प्लाइट जो है उसके रिगार्डिंग, और एक स्टॉक टेकिंग ऑफ हाउ लिटिल थिंग्स हैड चेंज फॉर देम इन द इंटरवेनिंग पीरियड, है ना। तो जजमेंट था उसका काफ़ी लिमिटेड स्कोप था वो, क्योंकि एक कन्फाइंड था फ्रेमवर्क, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो पहले से हैं उन्हीं में लिमिटेड था। और ये था कि 2 रीज़न से हम उसको नोटेबल कर सकते हैं। पहला ये कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया जो लार्ज स्केल एक्सक्लूजन है माइग्रेंट वर्कर्स के, और जो दूसरे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके एग्जिस्टिंग स्कीम से, है ना, ड्यू टू द लैक ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन एंड आउटडेटेड एलिजिबिलिटी लिस्ट। और ये बोला गया कि कोई भी मतलब उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जो भी बेनिफिट्स होंगे वो डिनाइड हो जाएंगे टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर वांट ऑफ एन आधार कार्ड, एंड दैट फूड असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर माइग्रेंट्स हु वर नॉट कवर्ड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दूसरी बात ये थी कि इट कनेक्टेड इनफॉर्मल वर्कर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स बोथ ऑफ, जो इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है एक्सक्लूजन, है ना, एंड मैंडेटेड दैट द पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इनफॉर्मल माइग्रेंट वर्कर्स शुड बी फुली ऑपरेशनल बिफोर जुलाई 31। तो ये 2 रीज़न यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं कि इससे ये नोटेबल है इसको। एंड अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेस की, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया था कि
जो सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज सेगमेंट में होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स की कैटेगरी में, है ना। तो ये हम अगर एस्टिमेट करें दैट दीज माइग्रेंट वर्कर्स कंप्राइजेज नियरली 60% ऑफ ऑक्यूपेशनली वल्नरेबल वर्कर्स, जो एग्रीकल्चर के अलावा जो वर्कर्स हैं। तो ये बोला, और इन्होंने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होने चाहिए इनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जितने भी अनौपचारिक वर्कर्स हैं, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन आते हैं, माइग्रेंट्स, होम वर्कर्स एंड domestic workers. And it had also recommended universal registration mechanism based on self declaration. ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन की भी बात थी। और स्मार्ट सोशल सिक्योरिटी कार्ड यहाँ पे अवेल किए जो भी वर्कर्स थे उन्होंने। नेशनल मिनिमम सोशल सिक्योरिटी पैकेज थे ऑल इनफॉर्मल वर्कर्स थ्रू लॉ विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम। जब 2008 का जो एक्ट आया था, जो पार्लियामेंट ने दिसंबर में अप्रूव किया था, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, तो इसको अप्रूवल दिया गया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो था मैंडेटरी एलिमेंट्स जो एनसीईयू के प्रपोजल थे उसको नहीं माना था, एंड इंक्लूडेड नेदर, मतलब उस टाइम पे नेशनल मिनिमम सोशल सिक्योरिटी पैकेज भी नहीं ऐड किया गया, और ना ही जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के प्रोविज़न थे वो भी ऐड नहीं किया गया। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से गवर्नमेंट इस दिशा में काम करेगी, बट दिस विल बी सीन ओनली इन द कोर्स ऑफ टाइम, है ना। और बहुत सारे जो सर्वेज हुए थे, जैसे अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021, इन्होंने भी काफ़ी प्रकार के सर्वे किए थे, अपनी स्टडी की थी, जिसमें बताया गया कि जॉब लॉसेस के अलावा जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुआ है, और लोअर इनकम्स जो है प्री लॉकडाउन लेवल में वो ज़्यादा बढ़ी है। उसके अलावा बहुत सारे जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हाउस होल्ड्स हैं वो बिल्कुल गरीबी में आ गए हैं, और जो सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं सबसे ज़्यादा वो हिट हुए हैं, हार्डेस्ट हिट जो थे सर्कुलर माइग्रेंट थे। इसके अलावा जो पुअरेस्ट हाउस होल्ड है, वुमेन है, यंग वर्कर्स है, वो भी हिट हुए थे, है ना। पीडीएस की बात करें हम तो क्या हुआ, सोशल प्रोटेक्शन जो नेट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन था वो कुछ ही हाउस होल्ड तक लिमिटेड था। इसके जो बेनिफिट एक्सटेंड भी किए गए थे स्कीम के थ्रू वो भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड थे, है ना, केवल वो मतलब ज़्यादातर माइग्रेंट्स वर्कर्स के लिए थे। तो ये जो क्राइसिस है इसकी अटेंशन मतलब जितने भी पॉलिसीज़ मेकर हैं उनको ड्रॉ करनी चाहिए, उनको अटेंशन इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। प्रोविजन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ गारंटीड सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इनफॉर्मल वर्कर्स, और उनके जो हाउस होल्ड है ना, एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में इनको एड्रेस करना चाहिए। एंड social protection, large class of workers in India do not have an identifiable employer। तो इनका क्या करना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट है सोशल प्रोटेक्शन में उसमें मतलब ये इसको चैरिटी की तरह नहीं लेना चाहिए, ना ही हेलीकॉप्टर मनी की तरह। एज सम कॉल इट इज़ डिसडेनफुली, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, और हम उनकी प्रोडक्टिविटी के अलावा उनकी जो इक्विटेबल ग्रोथ है उस पर काम कर रहे हैं ना। तो उसको एक ऐसे आप चैरिटी के तौर पे ना लेके कि हम चैरिटी के लिए कर रहे हैं, उसको उनके प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेंगे तो उसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट भी करो। टू एंड द साइलेंट पेनफुल एंड इंड्यूरिंग क्राइसिस फॉर वर्कर्स एज वेल एज द क्राइसिस फॉर द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली रिकॉग्नाइज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है, इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स में है, एम्ब्रेसेस ILO ने जिसको रिकमेंड किया है, वर्क टूवर्ड्स दीज इन टाइम बाउंड मैनर। तो इन सब के प्रति काम करना होगा। वाई सेक्शन 124 है। अब सेक्शन 124A में क्या है, IPC की, ठीक है, सेक्शन 124A ऑफ द IPC ये बोला जा रहा है कि देखो इसमें सिडिशन की बात की। सिडिशन मतलब देशद्रोह, या फिर जिसको राजद्रोह बोल देते हैं ना, राजद्रोह। तो सिडिशन के चार्जेस आजकल हर किसी पे लग जाते हैं। ये बोल रहे हैं ऑथर कि थोड़ा सा भी कोई प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेस्ट कर रहा हो और उसकी जो फ्री स्पीच है ना, उसको भी क्रिमिनलाइज करता है, प्रोटेस्टर को क्रिमिनलाइज करता है सिडिशन लॉ जो है। और अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो ये कॉलोनियल टाइम की लेगेसी है, दैट पिनलाइजेस सेडिशन विद अ मैक्सिमम पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड एम्पावर्स द पुलिस टू अरेस्ट विदाउट वारंट, है ना, कि पुलिस मतलब बिना किसी वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है। तो जो चीफ जस्टिस है NV रमन्ना, इन्होंने क्वेश्चन किया कि द नीड फॉर अ लॉ दैट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश, है ना। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश ने इसका यूज़ किया था महात्मा गांधी और तिलक पे, एंड CGI का कंसर्न ये है कि इसका क्या कितना ज़्यादा मिसयूज़ इसके प्रोविज़न का हो रहा है। अगर पुलिस इफ़ पुलिस वांट टू फिक्स समबडी दे कैन इन्वोक सेक्शन 124A। तो मस्ट ओकेजन सीरियस इंट्रोस्पेक्शन बाय स्टेट, है ना, क्योंकि इसकी जो है वेपनाइज इसको किया जा रहा है फ्री स्पीच और क्रिमिनलाइज जो प्रोटेस्टर है उनको।
और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है अभी भी कंटिन्यू है, मतलब इस लेगेसी को, सेडिशन को अभी तक यूज़ किया जा रहा है, डिसेंटिंग द वॉइस, एंड वेदर दे बी एक्टिविस्ट सच एज विनायक सेन, अरुंधति रॉय राइटर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दोज अपोजिंग द सीए ऑफ फार्म लॉ, दिशा रावी, अदर स्टूडेंट अरेस्टेड फॉर स्लोगरिंग, है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि उसको रिकन्सिडर किया जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मतलब ये क्या क्या इसकी रेलेवेंस है। जिस टाइम पे ये ब्रिटिश के टाइम पे हमारे देश के लोगों के खिलाफ, मतलब जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे उनके खिलाफ ही लगाया जाता था, तो क्या उसका अभी भी मतलब उतना ही रिलेवेंस है इस अभी इस टाइम पीरियड में आके, मतलब हमको ये अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ ये यूज़ करना चाहिए नहीं। मिस स्टेप ऑन कैरन, तो ये अभी जो करंट एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, जो डिस्प्यूट चल रहा है, क्या था, जो फ्रेंच कोर्ट है उन्होंने ऑथराइज़ किया क्रेन एनर्जी को कि जो इंडियन एसेट है वो क्या करेंगे, उसको भी अटैच करेंगे। और क्रेन एनर्जी जो है या फिर कायरिन एनर्जी, जो भी पढ़ो आप, इन्होंने क्या अटैम्प्ट किया, जो इंडियन एसेट्स हैं बहुत सारी जो अलग अलग कंट्रीज़ में, उसको क्या करेंगी, सीज़ करेंगी, और क्या करेंगे, अपना जो ड्यू था $1.7 मिलियन का, उसको रिकवर करेंगे, है ना। अब जो आर्बिट्रेशन, क्योंकि ट्रिब्यूनल के अंतर्गत ये जीते थे, और ये भी बताया था कि इंडिया ने वायलेट किया है बीआईटी को, जो इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बीच में बिलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी उसको, है ना। हमने जो ऑब्लिगेशन थे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की वजह से वो क्या किए, ब्रीच किए हैं, और जो बहुत सारे जैसे देवास मल्टीमीडिया इन्वेस्टर्स हैं, ये सब फेडरल कोर्ट में चले गए हैं यूएसए में, हमारी जो एयर इंडिया की असेट्स हैं उनको सीज करने के लिए, और कंपनसेशन को रिकवर कर रहे हैं ये, जो भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने बोला है, ठीक है। तो ये एक इंडिया के जो छवि है ना, उसको बहुत ज़्यादा डेंट ये कर रहा है, एडवर्टीज़मेंट, टेरेबल एडवर्टीज़मेंट है फॉर इंडिया। और हम, क्योंकि देखो हम अपने को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं विश्व के सामने, एक प्राइम डेस्टिनेशन, कि सब लोग यहाँ पे आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम अभी उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ गए हैं जो इन सारे प्रोसीडिंग्स में क्या है, मतलब ओवरसीज़ उनके काफ़ी ज़्यादा ड्यू हैं, वो नहीं पूरा फुलफ़िल कर पाए, है ना, इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड्स पे नहीं कंप्लाई कर पाए, जैसे पाकिस्तान, कॉन्गो, वेनेजुएला, रशिया, अर्जेंटीना। तो ये हम उन्हीं कैटेगरी में आ गए हैं और ये हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया है कि जो अटैम्प्ट्स है आर अंडर वे टू क्रिएट बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ स्टेट इम्यूनिटी। अब स्टेट इम्यूनिटी की बात यहाँ पे हो रही है। स्टेट इम्यूनिटी क्या होता है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको स्टेट इम्यूनिटी का यूज़ करना चाहिए, और ये एक डॉक्ट्राइन है वेल रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ में, जो स्टेट को सेफगार्ड करता है कि जो भी अगर किसी दूसरी कंट्री में जो उनकी डोमेस्टिक कोर्ट में क्या हो रहा है, जो हमारी कंट्री की जो प्रॉपर्टी है ना, उस पर कोई बातचीत चल रही है, तो हमको उनके खिलाफ मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है इम्यूनिटी। सो दिस कवर्स इम्यूनिटी फ्रॉम बोथ जुरिडिक्शन एंड एग्जीक्यूशन। तो बहुत सारे तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी इस डॉक्ट्रिन के हुए, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है वो फोर्स में नहीं आ पाए, इम्प्लीमेंटेशन इनका नहीं हो पाए, क्योंकि देखो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे 30 कंट्री से रेटिफाई होना ज़रूरी है। इंडिया ने भी केवल इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया, केवल साइन ही किया है कन्वेंशन को। अभी कन्वेंशन का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जुरिडिक्शनल इम्यूनिटीज़ ऑफ स्टेट एंड द प्रॉपर्टी, UNSCI। तो केवल इट इज़ रेटिफाइड बाय 30 कंट्रीज़, और अगर पूरा मतलब अगर इसको फुली इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए कितना, इसका जो आर्टिकल 30 का 1 कहता है कि इसको 30 कंट्री के द्वारा रेटिफाई किया जाना ज़रूरी है, जो कि नहीं हुआ है ना। तो हमें ये क्लॉज पे ध्यान देना चाहिए था। और अभी हम क्या है कि इस पे बात करें, है ना, जो भी इम्यूनिटी है ओनली फॉर द सॉवरन फंक्शन ऑफ द स्टेट, और जो डिप्लोमेटिक मिशन है ना, प्रॉपर्टी ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन, सेंट्रल बैंक असेट्स कैन नॉट बी अटैच। तो हम ये सब चीज़ें हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो सॉवरन फंक्शन है, कुछ चीज़ें मतलब हम ये आप सीज़ नहीं कर सकते अगर वो बाहर भी हैं। सो प्रॉपर्टी सर्विंग कमर्शियल फंक्शंस आर अवेलेबल फॉर सीजर इंटरनेशनल कोर्ट। जो कमर्शियल होती हैं, मतलब जो इतने भी प्रॉपर्टी हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वो सीज़र के लिए अवेलेबल हैं, उनको सीज़ कर सकते हो। एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द जुरिडिक्शन इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट, इन्होंने ये मतलब इसमें भी ठीक से इस प्रैक्टिस को डिफाइन नहीं किया गया कि किस तरीके से। तो ये कि अगर हम आगे और भी ज़्यादा केस फाइट करेंगे तो ये हमारा जो टाइम है उसको कंज्यूम करेगा, और मनी को भी, रिसोर्सेज को भी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारी इमेज भी है जो वो डेंट होगी, इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि हम अमेंड करें और एडमिट करें
कि हमने जो टैक्स लॉ था रिट्रोस्पेक्टिवली जो किया वो मिस्टेक थी, एंड कंप्लाई विद इंटरनेशनल रूलिंग, है ना, उसके जो भी इंटरनेशनल रूलिंग है हम वो करें ताकि हम इस एम्बेरसमेंट से बच सकें। बाकी ये कोविड डेड किस तरीके से क्या काउंट करना है उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। और अगर ये बोल रहे हैं कि अगर जो डेथ होगी कोविड-19 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी तो आउटकम जो है वो अलग होंगे, और जो स्टिग्मा है एसोसिएटेड प्रोटोकॉल्स और कोविड मोर्टेलिटी ना, तो वो भी सारी चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए प्रॉपरली तरीके से डेथ काउंट करनी चाहिए। कुछ यहाँ पे हिस्ट्री भी दी हुई है कि किस तरीके से बर्थ, डेथ और जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है इंडिया में वो होते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत 1886। तो ये आप कुछ एक बार आपने देख ही लिया होगा आर्टिकल, या फिर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना इसको। काउंटर स्ट्रैटेजी कॉल्ड B3W। तो B3 क्या है, जो 3 B हैं, दैट मीन्स बिल्ड बैक बेटर। तो ये जब G7 लीडर्स की समिट हुई थी तो उसमें हमने सुना था बिल्ड बैक बेटर। तो बिल्ड बैक बेटर जो है एक तरीके से चाइना का जो इन्फ्लुएंस राइज हो रहा है कंटिन्यूसली 100+ कंट्रीज थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, तो उनको काउंटर करने के लिए ये है। और अभी चाइना क्या कर रहा है, 2600 BRI प्रोजेक्ट्स हैं उनके विद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड BRI प्रोजेक्ट्स आर परसीव्ड एज कोर्सिव टैक्टिस। तो एक तरीके से उनकी कोर्सिव टैक्टिस हैं ये, कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ये उनको स्ट्रैटेजिकली डोमिनेट कर रही हैं ट्रेड में, फॉरेन पॉलिसी में, जियो पॉलिटिक्स में, और साथ में क्या कर रही हैं, ये उनको डेट ट्रैप कर देंगी फिर धीरे धीरे, है ना। सो B3W इज़ अ वेलकम स्टेप, लेकिन काफ़ी लेट हो गया है। और अगर हम बात करें चाइना की, तो जो चाइना सेंट्रिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, प्रोडक्शन नेटवर्क, हेजेमनी ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन, तो चाइना ये सब चीज़ें करना चाहता है ना। माइक्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस ज्योग्राफी, तो चाइना का यही उद्देश्य है। और यहाँ पे कुछ चाइना के FDI फ्लो की भी बात की गई है कि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और चाइना काफ़ी आगे तरक्की भी कर चुका है। अगर हम ओवरऑल एक्सपोजर की बात करें तो $750 बिलियन है, और $293 बिलियन इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, और $461 बिलियन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों की बात की गई कि फर्स्ट प्रायोरिटी में चाइना की कौन है, सेकंड प्रायोरिटी में कौन है ना। तो इन्होंने जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साइन भी किए हैं। जैसे इन्होंने जो SSA है इनके साथ $123 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है नाइजीरिया, जाम्बिया, इथोपिया, अंगोला, तंजानिया, केनिया में। और मोस्टली यहाँ पे हाइड्रो और जो ऑयल एनर्जी, शिपिंग, रेल ट्रांसपोर्ट है, इन सेगमेंट में इनका फोकस है। केनिया को तो चाइना ने पूरी तरीके से अपना अफ्रीकन जो हब है वो बना लिया है, अफ्रीकन हब स्ट्रैटेजिकली बना लिया है इनको अपना, क्योंकि ये एक तरीके से इनका प्लान है कि यहाँ से ये क्या करेंगे, लैंडलॉक कंट्रीज़ जो बाकी रीजन है, युगांडा, साउथ सूडान, रवांडा, उससे भी कनेक्ट होंगे। दूसरा है सेंट्रल साउथ एंड वेस्ट एशिया, ये चाइना की सेकंड प्रेफर्ड रीजन है BRI के अंतर्गत। यहाँ पे इन्होंने 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। 80% कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो कहाँ पे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान में। और CPEC भी है जो, या फिर जो अगर BCIM की बात करें, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, कोलंबो पोर्ट सिटी, इम्पॉर्टेंट BRI के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो इनका प्लान ये है कि 4000 किलोमीटर रेलवेज है और 10,000 किलोमीटर हाईवेज को बनाना है इन्होंने विद इन सेंट्रल एशियन रीजन। तो ये BRI का पार्ट है, ठीक है। तो ये बाकी के कुछ यहाँ पे और चाइना के बारे में लिखा हुआ है, एक बार आप इसको डीपली अगर देखना है कि चाइना के किस तरीके से क्या प्लान है वो गो थ्रू कर सकते हो। इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी 96 बिलियन अंडर BRI वो भी साइन किए हैं। सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, तो कोई भी जगह इन्होंने ऐसे छोड़ी नहीं है। और है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप जो अपना एजेंडा है उस पर, एशिया, चाइना, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, अफगानिस्तान पीस मीट इन पाकिस्तान पोस्टपोन अमिड रो ओवर सपोर्ट इन तालिबान। तो यही है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट घानी ये बोल रहे हैं उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस्लामाबाद वो क्या कर रही है, जो भी वायलेंस इरप्ट हो रहा है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान का उसमें हाथ है। 10,000 जिहादी फाइटर्स ऑलरेडी विद इन अ मंथ उन्होंने लास्ट मंथ क्रॉस कर लिया है अफगानिस्तान में। और जो स्पिन बोल्डक एरिया है विल बी फेस्ड एंड रिपेल्ड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान फोर्स क्या कर रहे हैं, क्लोज एयर सपोर्ट दे रहे हैं तालिबान के सर्टेन एरियाज़ को, है ना। तो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। और बाकी चाइना स्टार्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। तो चाइना जो है बिगेस्ट कार्बन एमिटर भी है, लेकिन यहाँ पे जी जिनपिंग का ही कहना है कि 2030 तक जो है इसका डिक्लाइन होगा, नहीं से चाइना शुड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये
कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना चाहते हैं। पाकिस्तान रशिया साइन डील फॉर पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू लाहौर, तो ये भी है 1100 किलोमीटर की ये गैस पाइपलाइन होगी पोर्ट कासिम कराची से टू लाहौर एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट $2.5 बिलियन की ये है, एंड ऑफ 2023 तक ये होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजिकली हर कंट्री पे जो है पाकिस्तान ने अपनी उसने चाइना ने जो अपनी पहुँच है वो बना दी है। 16 जुलाई को कल का अगर देखें तो कल हरेला पर्व सेलिब्रेट किया गया था उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के जो ज़्यादातर जो त्यौहार होते हैं उनका पर्यावरण से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। क्योंकि उत्तराखंड आपको पता है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है अपने, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हरेला पर्व में भी वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था 8,75,000। पूरे वर्ष फलदार वृक्षारोपण का जो लक्ष्य है 51 लाख करोड़ 51,55,000 51,55,000। पूरे वर्ष जो वृक्षारोपण का लक्ष्य है 2,58,00,000 है ना। तो ये सब है। और देख लेते हैं बाकी जो इम्पोर्टेंट कल न्यूज़ थी वो मैंने हाईलाइट तो की थी जो एक एक्सप्लेन सेक्शन में। बाकी ये वाले आर्टिकल जो थे कि पोस्ट पैंडमिक में डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर जो है किस तरीके से कोविड को मतलब एक तरीके से कैटलिस्ट करने चाहिए जो चेंजेस है मेडिकल एजुकेशन में, एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स साइंटिफिक सेंसिबिलिटी एंड कंवेंशन। अभी जैसे क्या होता है कि जनरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर कोई पेशेंट एक ये एक्सपेक्टेशन के साथ जाता है, दवाई तो रहती है, दवाई सेकेंडरी है, लेकिन ये चाहते हैं कि डॉक्टर हमारी आई टू आई कांटेक्ट करेगा, बातें करेगा कि ये चलो इतने दिन में ठीक हो जाएगी तुम्हारी तबीयत और ये है, हमारी रिपोर्ट को थॉरली देखेगा, है ना, वो चीज़ करेगा। लेकिन ऐसा जनरली हो नहीं पाता है आजकल के टाइम में। डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं। और आपने ये सब चीज़ें भी देखी होगी है ना कि डॉक्टर की जो, अगर यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस नहीं की गई है इस आर्टिकल में, बट जैसे डॉक्टर्स की जो राइटिंग थी अगर वो एलिजिबल होगी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में कुड क्रिएट अ न्यूसेंस, मतलब बहुत सारे तो इससे ये केसेस होने लगे थे कि कुछ की जान भी चली गई थी हैंड राइटिंग की वजह से, क्योंकि वो कुछ भी लिखते हैं ना। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड भी की होंगी कुछ फ़ोटोज़, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो ऐसे लिखते हैं, जैसे हैंड राइटिंग 10 में ऐसी, फिर 12th में ऐसी, और MBBS में ऐसी, और फिर जब से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं तो सीधा ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत सारे मीम भी बनते हैं, हाउ टू फिगर आउट अ डॉक्टर्स हैंड राइटिंग, ये मेडिकल अल्फ़ाबेट है ना। तो ये है, ये बहुत सारे व्हाट इज़ दिस ये पूछा गया है तो ये कह रहे पैरासीटामोल ना। तो द हिंदू में भी ये एक आर्टिकल आया था 2015 में कि नाउ डॉक्टर्स हैव टू राइट प्रिस्क्रिप्शन इन कैपिटल लेटर्स, कि कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा आप पे एक्शन ले सकते हैं, है ना। तो ये भी अभी रूल आने के बाद से भी मतलब फिर भी इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है ऑथर के द्वारा, ये बोला जा रहा है कि जो है डॉक्टर्स को मतलब मेडिकल कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना होगा, जो भी उनकी रिसर्च फाइंडिंग होती हैं उनको पब्लिकली और या फिर मीडिया के सामने प्रीसाइज एक्यूरेट बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में उनको लिखना होगा। जार्गन फ्री होनी चाहिए लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी क्योंकि हाई कोर्ट में भी कुछ मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुई थी साउथ इंडियन जो हाई कोर्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या था उन्होंने सीधा सीधा मतलब जज ने बोला था कि आपकी जो ये जार्गन वाली भरी हुई लैंग्वेज है समझ नहीं आ रही है मेडिकल की, है ना, तो आप इसको बिल्कुल आर्टिकुलेटली करो मेंशन। और द नीड फॉर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन हैज़ सेपरेटेड पेशेंट इन इंटेंसिव केयर। अभी जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो लोग अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे नहीं मिल पा रहे, तो इस टाइम पे केवल उनके पास कौन है, डॉक्टर है ना। चाहे वो एलियन भी दिख रहे हैं उस PPE किट में, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे थोड़ा भी कम्युनिकेशन केयर का हो, केयरिंग कम्युनिकेशन हो, तो वो बहुत टोन ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। वेल चूजन वर्ड्स कि सही समय पे आप सही शब्दों का प्रयोग कर रहे हो एक मरीज़ के सामने, अगर कंपैशन आप उसको कन्वे कर रहे हो, अगर नॉन वर्बल जेस्चर भी है, दैट शो दैट द डॉक्टर केयर्स। तो डॉक्टर की केयर से ही आधा मरीज़ तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, अगर डॉक्टर पॉजिटिव वर्ड कुछ बोलता है तो आधा तो मरीज़ वहीं ठीक हो जाता है ना। तो 2020 में एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल पैनल था, कमीशन ऑन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन 21st सेंचुरी, एडवोकेटेड अ मल्टी डिसिप्लिनरी सोशली रिस्पॉन्सिव मॉडल ऑफ एजुकेशन। बट ये था कि
ठीक तरीके से काम नहीं हुआ एंड गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, और इन्होंने रिसेंटली ब्रीच किया द स्टेटस को कन्वर्टिज्म ऑफ इट्स इलेक्टेड प्रेडिसेसर टू प्रपोज सेवरल यूजफुल रिफॉर्म्स, दे आर येट टू डेमोन्स्ट्रेट इम्पैक्ट। अभी तक उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये तो मेनली मतलब जो मैंने क्रक्स था आर्टिकल का बता दिया है कि क्या है मेडिकल एजुकेशन को, मतलब जो इसेंशियल प्रिंसिपल हैं एपिडेमियोलॉजी के, स्टैटिक्स के, उसके अलावा उनको जो कंपैशन है, रिसर्च डिज़ाइन है ना, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये अच्छा आर्टिकल था, एक बार इसको आप खुद से ज़रूर पढ़िएगा एक बार। के श्रीनाथ रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ है, पोस्ट पैंडमिक डॉक्टर एंड पास्ट एज प्रेजेंट। तो ये तालिबान से रिलेटेड ही है, फुल फोर्सफुल टेक ओवर जो काबुल में कर रहे हैं, दिल्ली नीड्स टू प्ले वेटिंग गेम है ना। घोस्ट ऑफ सेक्शन 66 है जो आज भी हमने डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड। ऑन कास्ट द रोड नॉट टेकन, तो कास्ट से रिलेटेड रिजर्वेशन। बाकी के यही इम्पॉर्टेंट था मेन। और एक ये था इंडियाज़ अफ़गानिस्तान इन्वेस्टमेंट, तो किस तरीके से इंडिया जो है अफ़गानिस्तान में कहाँ कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में है। और 20 years and 3 billion वर्थ ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट वेरियस प्रोजेक्ट। हमने वहाँ पे डैम, रोड्स, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत पैसा वहाँ पे लगाया है इतनी आसानी से। मतलब यहाँ पे जैसे सलमा डैम भी है, सलमा डैम को क्या बोला जाता है, अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है ना, ये हेरात रीजन में है। तो यहाँ पे अगर सब तालिबान का कब्ज़ा यहाँ पे हो रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा लॉस है, मैसिव लॉस, फाइनेंशियल लॉस हमारे लिए होगा। और फिर और इसके साथ भी हमने 1 मिलियन जो है इनके जो आगा खान हेरिटेज फॉरेस्ट है उसका जो बाला हिसार फोर्ट है साउथ काबुल में, वो भी हमें रिस्टोर करने की बात की गई थी है ना। 6th century का था ये। बाला हिसार वेंट ऑन टू बिकम अ सिग्निफिकेंट मुगल फोर्ट, पार्ट्स ऑफ इट वर रिबिल्ड बाय जहांगीर एंड इट वाज यूज्ड एज रेजिडेंट बाय शाहजहां। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन जहाँ पे भी आप पढ़ोगे ना, तो उसका एक बार यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको वहाँ पे अपने नोट्स में आप अभी ऐड कर लो, ताकि आप थॉरली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में वो आप यहाँ पे पॉइंट आउट, मतलब जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो ऐड ऑन कर सको। बाकी के क्या हैं और इम्पॉर्टेंट, बाकी की अब संडे को स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी 16 और 17 में यही आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।